गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्या करने वाले हैं बेसिकली वो मैं आपको बता देता हूँ। कल हम लोगों ने ये देखा था कि जो मैट्रिमोनियल्स है वो एग्ज़ाम में कैसे आता है। कभी कभी एग्ज़ाम में कैसे आता है, ये आरबीएसई में नहीं आया बट सीबीएसई में आया है। सो इसको मैं मेंशन कर रहा हूँ, है ना। ये जैसे ये प्रिपेयर ए मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट फॉर अ गर्ल। कभी कुछ इस तरीके से लिख देते हैं कि एक वैवाहिक विज्ञापन बनाइए एक लड़की के लिए या लड़के के लिए, जो भी है। अब ऐसे में क्या है कि हम लोग वी आर इन एन इंडिपेंडेंट जोन। अब हम चाहे जो बना सकते हैं, तो उसके लिए भी कुछ हमको लिखना पड़ेगा, है ना। तो मैं अभी कुछ फॉर्मेट्स जो हैं वो बना रहा हूँ। अब आप देखिएगा उसको अंदर के कैसे वो बनते जा रहे हैं, ठीक है। आपको पहले ये तय करना है कि ये किसके लिए बन रहा है। पहले मैं बना देता हूँ। मैं ये वांटेड कुछ बहुत सारे वर्ड्स नहीं सीखेंगे। सूटेबल मैच फॉर फेयर हैंडसम बंगाली बॉय doing business and business। एक ये हो गया। दिल्ली बेस्ड MBA MCA CA इंजीनियर हैंडसम बॉय। फॉर ब्यूटीफुल स्मार्ट फेयर बंसल फैमिली वर्किंग गर्ल। MCA 26 155 65 from well educated family। ठीक है। अब मैं इसको वापस जूम इन कर देता हूँ मैं आपके लिए। अभी आप देख रहे हो कि इसके अंदर कुछ मिक्सअप से लिखा हुआ है, राइट। कंफ्यूज नहीं होना है, अभी मैं बता रहा हूँ। देखो इसके अंदर मैं विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए लिखा हुआ है वांटेड सूटेबल मैच फॉर फेयर गोरा हैंडसम बंगाली बॉय। ये 35 5 8 11 जी ऐसे भी लिख सकते हैं। डूइंग ऑन बिजनेस। अब यहाँ पे देखिए मैंने सीधा ईमेल लिख दिया है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये रही है, यहाँ पे मैंने ईमेल लिखा है। अब ये बिल्कुल छोटा सा ऐड है ये, आप चाहो तो इस तरह का भी बना सकते हो। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये लड़के के लिए है तो आपको लिखना होगा ब्राइड, क्योंकि ये लड़का है तो आपको लिखना है आवश्यकता किसकी है, तो ये आपने लिख दिया। इसमें देखिए आपने खुद का वर्णन किया है, आपने सामने वाले का वर्णन नहीं किया है, आपको कैसा चाहिए ये नहीं। अब ये
समझ में आया कोई? इसमें लिखा हुआ है वांटेड सुटेबल मैच फॉर फेयर हैंडसम बंगाली बॉय, यानी बंगाली लड़का है, गोरा चिट्टा है, स्मार्ट है और उसके लिए उपयुक्त मैच चाहिए, या मैच को क्या बोलूं उसको, उसके लिए उपयुक्त रिश्ता चाहिए, डूइंग बिजनेस और उसके बाद में ईमेल लिख दिया है। अब वहां पे क्या लिखना है आपको, पिछले वाले में अगर याद हो तो मैं बता देता हूं, उसमें लिख रहा था आपने सेंड रिसेंट या लेटेस्ट फोटोग्राफ, याद आया? तो हमको लिखना है सेंड रिसेंट फोटोग्राफ एलोंग विथ बायोडेटा, या एलोंग नहीं लिखो तो लिख दो खाली विथ बायोडेटा टू, और यहाँ पे ईमेल एड्रेस आ जाएगा आपका। ये एक ऐड बन गया, ठीक है। उसके जस्ट नीचे आप देख पा रहे हो कि हमने एक और ऐड बनाया है। अब इसको मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ। अब इसमें लिखा हुआ है, ये देख लाइन खींची हुई है, आप देख पा रहे हो अगर यहाँ से ये, अब ये लाइन खींचे, ये सेकंड नंबर है। अब इसमें आपने लिखा है दिल्ली बेस्ड MBA MCA CA इंजीनियर हैंडसम बॉय। अब आपने ये लिखा है कि हमको दिल्ली का रहने वाला, MBA किया हुआ, MCA किया हुआ या CA किया हुआ या इंजीनियर, इनमें से कोई एक लड़का चाहिए। कैसा होना चाहिए? हैंडसम बॉय। अब किसके लिए चाहिए आपको, तो वो भी बता रखा है, फॉर ब्यूटीफुल स्मार्ट फेयर बंसल फैमिली वर्किंग गर्ल, काम करने वाली लड़की है, यानी कि कंपनी में काम करती है, MCA किया हुआ है, खूबसूरत है, गोरी है, बंसल फैमिली की है। अब यहाँ पे उसका स्टैटिस्टिक्स लिखा हुआ है, देखिए आप 26, 155, 65। अभी आपने कॉमन सेंस लगानी है। 26 जो है वो उम्र है, हमेशा वेट जो है वो पीछे लिखा जाता है, सबसे पहले उम्र आती है फिर हाइट आती है, तो ये 155 फीट नहीं है ना, ये 155 सेंटीमीटर है। फ्रॉम वेल एजुकेटेड फैमिली, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर क्या आएगा? ब्राइड ग्रूम। क्या आएगा? ब्राइड ग्रूम, क्योंकि आपको एक क्या चाहिए? लड़का चाहिए, ठीक है। ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया? चलिए अब मैं दूसरा ऐड बनाता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपका टाइम बचाने के लिए मैं पहले लिख करके फिर डायरेक्ट स्क्रीन बता दूंगा मैं आपको, ओके। चलिए अब आप देख रहे हैं कि मैंने वीडियो को रोक करके ये लिख दिया है टाइम बचाने के लिए, ताकि अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। अब यहाँ पे वापस हमने 2 ऐड बनाए हैं, राइट। अब थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेता हूँ। अब ऊपर लिखा हुआ है वांटेड, देख पा रहे हो, वांटेड, फिर लिखा हुआ है गुड लुकिंग एजुकेटेड होमली, HOMELY, होमली। होमली का मतलब क्या होता है? घरेलू। घरेलू का मतलब ये होता है कि उसको घर का सारा काम आता है। पढ़ी लिखी तो है लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं आता, उसको घर का भी काम आता है। अभी लिखा हुआ है वांटेड गुड लुकिंग एजुकेटेड होमली गर्ल। अभी यहाँ पे लड़के के लिए लड़की चाहिए, उन्होंने पहले ही बोल दिया कैसी चाहिए, गुड लुकिंग यानी सुंदर दिखने वाली। फिर एजुकेटेड, एजुकेटेड का मतलब क्या हो गया कि पढ़ी लिखी, और फिर होमली, होमली का मतलब क्या हो गया? घरेलू लड़की। एज 32+, अब उसकी लड़की की उम्र कितनी होनी चाहिए? 32 वर्ष से अधिक। देखिए इस तरह के जो वैवाहिक रिश्ते होते हैं वो अक्सर तलाकशुदा लोगों के लिए होते हैं। फिर आगे लिखा हुआ फॉर रिस्पेक्टेबल बिजनेस फैमिली, तो किसके लिए चाहिए? जो लड़का है वो बिजनेस फैमिली का है, सम्मानित है बहुत। फॉर अ गुड लुकिंग नॉर्थ इंडियन अग्रवाल बॉय, तो उत्तर भारत का रहने वाला है और अग्रवाल लड़का है, उसके लिए चाहिए। अब इसके अंदर आप लिख सकते हो डिवोर्स लिख सकते हो, इशूलेस डिवोर्स लिख सकते हो, सेकेंड मैरिज विथ अ सन, पहले एक लड़का भी है और दूसरी मैरिज करनी है, ये लिखा जा सकता है, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन। अब हम दूसरे वाले पे चलते हैं। दूसरा वाला आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अलायंस इनवाइटेड फॉर स्लिम ब्यूटीफुल एंड होमली गर्ल। अब रिश्ता किसके लिए मांगा है? एक लड़की के लिए मांगा है। लड़की दुबली पतली, सुंदर और घरेलू है। आगे देखिए वेल सेटल्ड, यानी कि नौकरी धंधा भी करती है। इनकम इन 6 फिगर्स, 6 अंकों में उसकी इनकम है, यानी कि अच्छी कंपनी में लगी हुई है। लुकिंग फॉर पंजाबी नॉन मांगलिक बॉय, अब उनको कैसा चाहिए? पंजाबी नॉन मांगलिक लड़का, यानी कि मांगलिक नहीं होना चाहिए लड़का और पंजाबी होना चाहिए। फिर आगे क्या लिखा हुआ है देखिए, अर्ली मैरिज, यानी जल्दी ही शादी करनी है। नो डाउरी, कोई दहेज की बात नहीं है। और फिर आगे लिखा हुआ देखिए इंटरेस्टेड मैच मेकर्स, जिनको जोड़ी बनानी है या जो रुचि रखते हैं। फिर वही सेंड देयर बायोडाटा विथ रिसेंट फोटोग्राफ या लेटेस्ट फोटोग्राफ
और फिर आपका ईमेल एड्रेस लिखना है। जब हम ईमेल एड्रेस लिखते हैं तो हमको एक बहुत ज़रूरी ध्यान बात रखनी होती है, ईमेल एड्रेस में कोई भी अक्षर जो है वो कैपिटल नहीं आता है। समझ में आ गई बात आपको? दूसरा, फिर हमेशा ईमेल एड्रेस का एक एड्रेस होता है @, उसके बाद में आपको उस सर्च इंजन का नाम लिखना है या उस सर्विस प्रोवाइडर का नाम लिखना है जो आपको ईमेल की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स देखे। अपनी जब नेक्स्ट क्लास होगी अब हम स्टार्ट करेंगे लॉस्ट एंड फाउंड, खोया और पाया। इसके भी खोया पाया में कोई आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ गुम जाती है या कोई घर वाले गुम जाते हैं, इन सब की ऐड कैसे बनाते हैं हम ये नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे। ओके, टिल देन गुड बाय। गुड मॉर्निंग बच्चों। वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आज हम पार्ट 37 डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोएरिन्स। उसमें हम फर्स्ट हमारा जो टॉपिक था वो था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी इलेक्ट्रो स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हिंदी में, और अंग्रेजी में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसमें फर्स्ट हमने डिस्कस किया था हैलोजिनेशन, फिर नाइट्रिफिकेशन, और थर्ड था सल्फोनेशन, और फोर्थ हमने डिस्कस किया था फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अब एक है फ्रीडल क्राफ्ट में एक पार्ट और है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट, ये मैं हिंदी में बोल रही हूँ, साथ साथ में इंग्लिश वर्ड भी यूज़ करती हूँ क्योंकि अभी क्लास कॉमन चल रही है। फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण, एसाइलेशन बोलते हैं इसको, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अगर एग्ज़ाम में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आती है तो आप एल्काइलेशन भी दे सकते हैं और एसाइलेशन भी दे सकते हैं, लेकिन अगर पर्सनली स्पेशल आए कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन देते हैं तो हमने जो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की या अभी मैं और आपको एक बार बताऊंगी वो आप लिखेंगे, और नहीं है तो जिसके अकॉर्डिंग आपको पूछा है, केवल नेम रिएक्शन पूछा तो आप कोई सी भी दे सकते हैं फ्रीडल क्राफ्ट में। सबसे पहले अगर क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम एसिटिल क्लोराइड के साथ कराते हैं एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की प्रेजेंस में, CH3CO को एसिटिल ग्रुप बोलते हैं, तो बेंजीन रिंग का क्या हो जाता है, एसिटिलीकरण। ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पे आके बेंजीन रिंग पे क्या जुड़ जाता है, COCH3। ये बॉन्डिंग ऐसे होती है अगर देखा जाए तो, लेकिन अपन हर बार क्या होता है कि पूरा अपन ओपन करके स्ट्रक्चर को नहीं लिखते, हम शॉर्ट में लिख देते हैं। ठीक है, दूसरा है यानी पैरा पोजीशन पे, ये भी सेम वैसे ही बनेगा, AlCl3 CH3CO। देखिए रिएक्शन कैसे होती है, AlCl3 रिएक्ट्स विथ एसिटिल क्लोराइड, यानी कि AlCl3 ये भी एनहाइड्रस है, निर्जल है। एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में एसिटिल क्लोराइड रिएक्ट्स विथ क्लोरोबेंजीन, फॉर्म ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट। क्या बनाते हैं, एसिटिल के, यानी ऑर्थो और पैरा जो प्रोडक्ट हैं वो कहाँ जुड़ जाते हैं, COCH3 कहाँ जुड़ जाता है, ऑर्थो और पैरा पे। सेम रिएक्शन है क्योंकि क्लोरो जो बेंजीन है वो क्या है, Cl क्या है, ऑर्थो पैरा देशिक है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CO प्लस और AlCl4 माइनस। ये देखिए आपके इलेक्ट्रॉन्स ने, ये इलेक्ट्रॉन्स ने ही कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा पे। तो मैंने एक बार आपको ऐसे ओपन करके लिखा कि बॉन्डिंग कार्बन की चारों ऐसे होती हैं, लेकिन आपको लिखना ऐसे ही है, COCH3। तो क्या बन जाता है, ये प्रोडक्ट आपके ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट हो जाते हैं, यानी ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट पर पैरा पोजीशन पे COCH3 एसिटिल ग्रुप जुड़ जाता है। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं,
फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण। इसको क्या बोलते हैं? ऑर्थोक्लोरो एसीटोफिनोन, ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरो, दो कार्बन को दो कार्बन होते हैं तो एसिड बोलते हैं, और ये कीटोन है तो एसिड तो, और ये बेंजीन देंगे तो उसको क्या बोलते हैं? फेनिल, तो फिनॉन। ऑर्थोक्लोरो एसीटोफिनॉन और पैरा क्लोरो एसीटोफिनॉन, ये आपकी रिएक्शन हो गई फ्रीडल क्राफ्ट। अब जो मैंने आपको पूरा इलेक्ट्रोस्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शन बताई, उसको एक मैं ट्रिक बता देती हूँ कैसे याद करना है। देखिए आप, ये है क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अगर इसका हेलोजिनेशन कराना है ठीक है, इसका नाइट्रिक करण, इसका सल्फोनीकरण, हेलोजिनीकरण कि क्या करेंगे? Cl2 के साथ लुईस एसिड की प्रेजेंस में क्या बनेंगे? ऑर्थोडाइक्लोरो और पैराडाइक्लोरो प्रोडक्ट। ये हम पढ़ चुके हैं, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन और 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। नाइट्रिफिकेशन कराएंगे किसकी प्रेजेंस में? कंसनट्रेट H2SO4 प्लस कंसनट्रेट HNO3 की प्रेजेंस में क्या बनेगा? ऑर्थोनाइट्रोक्लोरोबेंजीन प्लस पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन। इस चार्ट से आपको इजीली रिएक्शंस याद हो जाएगी। हेलो बेंजीन यानी कि हेलो एरिन्स की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन। सल्फोनेशन यानी कि हम हेलो बेंजीन से ये कैसे बनाएंगे? ऑर्थोक्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये देखिए 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड प्लस 4 क्लोरो, ये मैंने आपको नाम पहले बता दिए हैं, 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। फिर है फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। फर्स्ट है एल्किलीकरण, एल्काइलेशन, और दूसरा है एसिटिलीकरण, एसाइलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट के कितने हो गए? 2 पार्ट हो गए, एल्काइलेशन एल्किलीकरण और एसाइलेशन एसिटिलीकरण। हिंदी में एसिटिलीकरण, इंग्लिश में एसाइलेशन, हिंदी में एल्किलीकरण और एल्काइलेशन। ये भी किसकी प्रेजेंस में होगा? लुईस एसिड की प्रेजेंस में, ठीक है। लेकिन वहाँ पे क्या लेते हैं हम? एनहाइड्रस या निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में किसके साथ रिएक्शन कराते हैं? एल्किल क्लोराइड के साथ। जो एल्काइलेशन है उसमें एल्किल क्लोराइड और एसाइलेशन में क्या लेंगे हम? एसिटिल क्लोराइड CH3COCl। और यहाँ पे हम क्या लेंगे किसकी प्रेजेंस में? कोई भी RX ले लो आप। मैंने जैसे मेथिल क्लोराइड लिया तो क्या बनेंगे? ऑर्थोक्लोरोटोलुइन प्लस पैराक्लोरोटोलुइन। इस चार्ट से आप क्या होगा? इजीली लर्न कर सकेंगे। दूसरा है इजीली आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस लर्न हो जाएगी। एसिटिलीकरण, ये CH3COCl और इसमें भी हम एनहाइड्रस AlCl3 या निर्जल AlCl3 लेते हैं और क्या बनेगा प्रोडक्ट? ऑर्थोक्लोरो एसीटोफिनोन पैराक्लोरोटोलुइन।
एसीटोफिनोन। तो आप इस चार्ट से इजीली आप क्या कर सकते हैं, क्लोरोबेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को शो कर सकते हैं। देखिए आप क्लोरोबेंजीन का हेलोजनीकरण क्लोरीन की प्रेजेंस में AlC क्लोरीन के साथ AlCl3 की प्रेजेंस में 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। नाइट्रिफिकेशन नाइट्रीकरण कंसनट्रेट H2SO4 कंसनट्रेट HNO3 की प्रेजेंस में 2 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन या ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन 4 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन या पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। सल्फोनेशन किसकी प्रेजेंस में, कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल या ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल या पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, 2 क्लोरोसल्फोनिक अम्ल या पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा। ये आपको नाम थोड़ा ध्यान रखना, ये मेन है, यहाँ पे एल्किल और उसमें बाकी सब में क्या है, प्रतिस्थापी है। एल्किलीकरण करेंगे निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन पैराक्लोरोटोल्यूइन, इसमें भी क्या होगा 2 क्लोरोमेथिल बेंजीन या 4 क्लोरोमेथिल बेंजीन, यानी मेन नंबरिंग यहाँ से करेंगे। एसिटिलीकरण एसिटिल क्लोराइड की प्रेजेंस में होता है, निर्जल वही एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। इन दोनों रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अगर एग्जाम में आ जाता है कि हेलो एरिन्स का हेलोजिनीकरण वाली रिएक्शन दो तो ये देना है, नाइट्रिफिकेशन वाली देना है तो ये देना, सल्फोनेशन वाली देना है तो ये देना है, और फ्रीडल क्राफ्ट पूछे तो ये और ये दोनों दे सकते हैं, कोई सी भी। केवल फ्रीडल क्राफ्ट आ गई तो आप ये दे सकते हैं, लेकिन आ जाए फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण तो ये रिएक्शन देनी है, और फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण आ जाए तो आपको ये रिएक्शन देनी है। एसिल ग्रुप का मतलब होता है COCH3, यानी बेंजीन रिंग पर हेलोजन जोड़ना हेलोजिनीकरण, बेंजीन रिंग पर NO2 जोड़ना नाइट्रीकरण, बेंजीन रिंग पर SO3H जोड़ना सल्फोनीकरण, बेंजीन रिंग पर R ग्रुप जोड़ना एल्किनीकरण, बेंजीन रिंग पर COCH3 जोड़ना एसिटिलीकरण। तो क्या बनता है, 2 क्लोरो एसिटोफिनोन या ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनोन और पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन प्रोडक्ट बनेगी। तो ये सब आपकी थी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन स्नेही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हमने आज डिस्कस किया। तो आप इसको अगर इस चार्ट को आप बना दें तो आप इजीली रिएक्शंस को याद कर सकते हैं, क्योंकि रिएक्शन में डायरेक्ट नहीं आती हैं, डायरेक्ट में ये दे रखा होगा और इससे आपको ये प्रोडक्ट बनाने होंगे कि हेलो जो होता है क्लोरोबेंजीन से आप ऑर्थोनाइट्रोक्लोरोबेंजीन या पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन कैसे बनाएंगे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड कैसे बनाएंगे, या डाइक्लोरोबेंजीन या पैराडाइक्लोरोबेंजीन आप कैसे बनाएंगे। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शंस कितनी तरह की हेलो एरिन्स दे सकती हैं वो हमने डिस्कस किया। अब जो सेकंड है आपका रिएक्शन विथ मेटल। सेकंड हम पढ़ेंगे रिएक्शन विथ मेटल। जैसे हमने हेलो एल्केन्स में रिएक्शंस करी थी मेटल्स के साथ, वैसे यहाँ पे भी हैं। सबसे पहले है दूसरी जो हमारा केमिकल प्रॉपर्टी, फर्स्ट हमने पढ़ लिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, उसमें हेलोजिनेशन, ठीक है, सल्फोनेशन, फिर नाइट्रिफिकेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट। अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन विथ मेटल यानी धातुओं से अभिक्रिया। धातुओं से अभिक्रिया यानी कि हेलो एरिन्स धातुओं से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिएक्शन विथ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से अभिक्रिया। मैग्नीशियम से अभिक्रिया करके जैसे हेलो एल्केन क्या बनाते हैं, ग्रिग्ना रिएजेंट वेल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, वैसे ही यहाँ पे क्या बनते हैं, एरिल मैग्नीशियम हैलाइड, ग्रिग्निया रिएजेंट ही फॉर्म होते हैं। मैग्नीशियम से रिएक्शन कराते हैं। ये देखिए मैंने क्या लिया, कोई भी आप जो रिएक्शंस ले सकते हैं। जैसे रिएक्शन हमने क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराई हमने ब्रोमोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन।
अगर मैंने ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन कराई, रिएक्शन विथ मैग्नीशियम, फर्स्ट रिएक्शन, मैग्नीशियम से रिएक्शन कराते हैं तो आप किसके साथ कराते हैं? तो ये जो रिएक्शन होती है, ये ध्यान रखना, ये ईथर के प्रेजेंस में होती है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में अगर ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन मैं किसके साथ कराती हूँ? मैग्नीशियम के, यानी ब्रोमोबेंजीन रिएक्ट्स विथ मैग्नीशियम, द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर क्या फॉर्म करता है? मैग्नीशियम एरिल ब्रोमाइड, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार रिएजेंट। वहाँ RMgX बना, यहाँ ARMgX, एरिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार रिएजेंट। लेकिन अगर यही रिएक्शन मैं क्लोरोबेंजीन के साथ कराती हूँ तो यहाँ पे मुझे ड्राई ईथर नहीं लेना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे लेना पड़ेगा टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। रिएक्शन को आप ध्यान से देखना, रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ ही है, लेकिन अगर ब्रोमोबेंजीन के साथ रिएक्शन करते हैं मैग्नीशियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में तो प्रोडक्ट बनता है ग्रिग्नार रिएजेंट। यहाँ पे भी ग्रिग्नार रिएजेंट ही बनेगा, लेकिन जो उत्प्रेरक हैं यानी कैटेलिस्ट हमको चेंज करना पड़ेगा, यहाँ लेना पड़ेगा टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। बना एरिल मैग्नीशियम क्लोराइड, एरिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो एरिल हैलाइड रिएक्ट्स विथ मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, फॉर्म एरिल मैग्नीशियम हैलाइड, ब्रोमाइड और क्लोराइड। ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर एंड क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। ये था रिएक्शन विथ मेटल में पहला मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन। अब हम अलग अलग मेटल्स के साथ रिएक्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने वेक्टर फॉर्म पढ़ा था और वेक्टर फॉर्म में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूले को कन्वर्ट करके उसका सदिश रूप भी देखा था हमने क्या होता है, और ग्रुप ऑफ चार्जेस के कारण किसी टेस्ट चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी वो भी हमने डायरेक्ट छोटा सा फॉर्मूला डिराइव किया था। इसके बाद डिटेल से तो आपको डिराइव करना, क्योंकि ई की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली थी और ई की वैल्यू जो हमारे पास आई थी वो कितनी आई थी, तो ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और यहाँ पर जो वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, R0 माइनस R का क्यूब, और यहाँ पर R0 माइनस R वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई थी, इसका वेक्टर फॉर्म है ये। ठीक है, और नॉर्मल जो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था वो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन R स्क्वायर, यानी जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस की कैसी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। या हम कह सकते हैं चार्ज की जो आवेश है उसके समानुपाती होती है और डिस्टेंस के यानी दूरी की क्या होती है, विद क्रमानुपाती होती है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे फील्ड कम होगी, और अगर फील्ड कम होगी तो फील्ड क्या करती, फोर्स लगाती, तो फोर्स भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब आज जो हम हमारा जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या हम जिसको कहते हैं विद्युत बल रेखाएं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या हम कह सकते हैं विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है, जो भी आप बोलना चाहो हिंदी में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती है वो क्या होती है, वाकई में एग्जिस्ट करती है, वाकई में एग्जिस्ट करती है, पर वो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती। अब जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती इसका मतलब वो नेचर में एग्जिस्ट करती नहीं है, ऐसा नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमारी जो आइज़ है उससे हम देख नहीं सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उन्हीं में से आती है जिसको हम देख नहीं पाते, पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, एक चार्ज के चारों
चारों ओर का स्पेस या आवेश के चारों ओर का क्या होता है, क्षेत्र होता है, जहां पर क्या होता है वो अपना एक इफेक्ट फैला के रखता है। और उस स्पेस में, उस एरिया में अगर कोई दूसरा आता है तो वो क्या करता है, बल अनुभव करता है, या हम कह सकते हैं फोर्स अनुभव करता है। ठीक है, अब वो फोर्स उसकी प्रकृति के हिसाब से होगा, अट्रैक्शन का भी हो सकता है या रिपल्शन का भी हो सकता है, यानी आकर्षण का भी हो सकता है या प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। तो हमको आज क्या पढ़ना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम इमेजिंग करते हैं, क्या कहते हैं, एक तरह की इमेजिनरी लाइंस है, इमेजिनरी लाइंस है। अब इमेजिनरी लाइंस कैसे होती है, तो हमको नहीं पता कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाकई में दिखाई कैसे देती है, पर हमने इमेजिंग किया कि जैसे कि मकड़ी की जाल की जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती होगी। और फिर हमने क्या किया कि हमने किया कि जैसे एक सोर्स चार्ज रखा Q जो कि पॉजिटिव है, और यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखा। ठीक है, तो टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स की डायरेक्शन है, ठीक है, ऐसे हम एरो बनाते गए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी आएगी, जो फोर्स की डायरेक्शन है। और फोर्स की डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, एरो बनाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी हम क्या बनाते हैं, एरो बनाते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर रखा तो हमने देखा इसके ऊपर फोर्स की डायरेक्शन ये, यानी ये चार्ज ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर रखा तो इस पर फोर्स की डायरेक्शन ये वाली है, यहाँ पर रखा तो हमने देखा फोर्स की डायरेक्शन ये वाली है, यहाँ पर रखा तो हमने देखा फोर्स की डायरेक्शन ये वाली। तो हमने इमेजिंग करके ये जो फोर्स की डायरेक्शन है उससे इमेजिंग करके एक पैटर्न ड्रॉ किया। क्या किया, एक पैटर्न ड्रॉ किया। ठीक है, और उसी पैटर्न को हम बोलते हैं फील्ड लाइंस। क्या बोलते हैं, फील्ड लाइंस। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि अलग अलग चार्ज के कारण फील्ड लाइंस कैसी बनती है, उनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज यानी धनात्मक आवेश के कारण जो फील्ड लाइंस बनती है, जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनती है या विद्युत बल रेखाएं बनती है, वो कैसी बनती है। तो जैसे कि ये हमारा एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज लिया हमने। ठीक है, अब हमने देखा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो अपने चारों ओर क्या बनाता है, तो वो चारों ओर अपने एक इफेक्ट क्रिएट करता है, उसका जो एरिया उसमें एक क्या करता है, एक इफेक्ट क्रिएट करता है, एंड दैट इफेक्ट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो हमने देखा कि इसने अपने चारों ओर एक इफेक्ट क्रिएट कर रखा है और उस इफेक्ट में या उस एरिया में अगर हम कोई दूसरा चार्ज लाते हैं, जैसे इस बिंदु पर कोई चार्ज लाया मैंने, इस बिंदु पर एक चार्ज रखा, इस पॉइंट पर भी मैंने एक चार्ज रखा, और सभी पॉइंट पर मैंने चार्ज रखे, अलग अलग पॉइंट पर मैंने क्या किए, चार्ज रखे। एक चार्ज यहाँ पर रखा, एक चार्ज यहाँ पर रखा, और हमने देखा कि सभी चार्ज के ऊपर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इस पर जो फोर्स लगा इस वाले चार्ज पर Q नॉट, यहाँ पर भी Q नॉट है, यहाँ पर भी Q नॉट, यहाँ पर भी Q नॉट, Q नॉट, सभी पर हमने टेस्ट चार्ज रखे ये। ठीक है, तो हमने देखा इस पर जो फोर्स की डायरेक्शन है ये वाली, तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी, ये वाली। इस पर जो फोर्स की डायरेक्शन है ये वाली, इस पर जो फोर्स की डायरेक्शन है ये वाली, और इस पर जो फोर्स की डायरेक्शन है वो कौन सी है, ये वाली। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज के कारण हमने देखा कि जो फोर्स की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन किसकी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वहीं पर हमने एक पैटर्न ड्रॉ कर दिया, और ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है यही पैटर्न क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यानी पॉजिटिव चार्ज है तो उससे जो फील्ड लाइंस निकलती है उससे हमेशा क्या होती है, फील्ड लाइंस निकलती है। यानी उनकी जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है, तो जो डायरेक्शन होती है वो होती है रेडियली आउटवर्ड। क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्जेस है उससे जो फील्ड लाइंस निकलती है वो हमेशा बाहर की तरफ निकलती है, और उनकी जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है, रेडियली आउटवर्ड। यानी हम हिंदी में कहेंगे तो जो पॉजिटिव यानी धनावेश है, धनावेश के कारण जो फील्ड लाइंस यानी जो बल रेखाएं निकलती है वो बाहर की तरफ निकलती है। कैसे निकलती है, बाहर की तरफ निकलती है। और जो अगर हम दूसरा चार्ज ले ले कि जैसे कि फील्ड लाइंस किसके कारण है, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज है, तो हमने ले लिया नेगेटिव चार्ज को। तो नेगेटिव चार्ज के कारण कैसी होगी, तो नेगेटिव चार्ज के कारण जो फील्ड लाइंस होगी वो हमेशा अंदर जाती हुई होगी। कैसी होगी, अंदर जाती हुई होगी। जैसे कि ये हमारा नेगेटिव चार्ज है, और इस नेगेटिव चार्ज के चारों ओर का ये जो क्षेत्र या ये जो एरिया है
ये क्या है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर अलग अलग पॉइंट पर हमने क्या रखे, पॉइंट चार्ज रखे, और हमने देखा कि जो फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कैसी है, वो इनवर्ड है। कैसी है, इनवर्ड है। यानी हमने जैसे हमारे टेस्ट चार्ज को रखा और टेस्ट चार्ज ने जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस किया उस डायरेक्शन में हमने पैटर्न बना दिए, और उस पैटर्न को हमने क्या बोलते हैं, फील्ड लाइंस। और हमने देखा कि जैसे यहाँ पर हमने टेस्ट चार्ज को रखा तो उसने फोर्स अनुभव किया अंदर की तरफ, ठीक है, और यहाँ पर भी उसने फोर्स अनुभव किया अंदर की तरफ, क्योंकि हमारा टेस्ट चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, और ये चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज की जो फील्ड लाइंस बनती है वो कैसी बनती है, रेडियली इनवर्ड। कैसी बनती है, रेडियली इनवर्ड, ठीक है। तो फोर्स की डायरेक्शन के हिसाब से हमने पैटर्न ड्रॉ किया, और इसी पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, फील्ड लाइंस। तो पॉजिटिव से फील्ड लाइंस बाहर की तरफ होती है, यानी रेडियली आउटवर्ड होती है, और नेगेटिव में जो फील्ड लाइंस होती है वो कैसी होती है, तो वो होती है रेडियली इनवर्ड। कैसी होती है, रेडियली इनवर्ड होती है, ठीक है। तो पॉजिटिव के कारण जो फील्ड लाइंस होती है वो रेडियली आउटवर्ड होती है, और नेगेटिव के कारण जो फील्ड लाइंस बनती है वो कैसी होती है, रेडियली इनवर्ड होती है। और हमेशा ध्यान रखना कि टेस्ट चार्ज होगा उसके ऊपर चार्ज जो आवेश का मान होगा, या हम कह सकते हैं चार्ज की जो वैल्यू होगी हमेशा अल्प होगी, कम होगी। कम क्यों होगी, बनिष्पत। किसके बनिष्पत, तो सोर्स चार्ज के बनिष्पत, या सोर्स चार्ज के कंपेयर में टेस्ट चार्ज के ऊपर जो चार्ज की वैल्यू होगी वो कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर जो सोर्स चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के सामने जो टेस्ट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसी होनी चाहिए, नेग्लेजिबल होनी चाहिए, यानी जीरो के बराबर होनी चाहिए, नेग्लेजिबल। क्यों, अगर इसने भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई और वो इलेक्ट्रिक फील्ड नेग्लेजिबल नहीं है इसके सामने, तो वो क्या करेगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज करेगा या फिर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करेगा। अगर ये वाली कंडीशन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगा, रिपल करेंगे एक दूसरे को, यानी डिक्रीज कर देगा, और ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो हमेशा जो सोर्स चार्ज है उसकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो हमेशा बल को अनुभव करता है। तो ये हमने देखा कि फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज क्या होती है, तो पॉजिटिव के कारण रेडियली आउटवर्ड होती है, और नेगेटिव के कारण कैसी होती है, रेडियली इनवर्ड होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट। और सेकेंड पॉइंट क्या है कि अगर दो चार्ज सेम है, दो चार्ज कैसे हैं, सेम है, जैसे हमने ले लिए पॉजिटिव पॉजिटिव, ये एक पॉजिटिव ले लिया और एक ये पॉजिटिव ले लिया, तो इनके कारण जो फील्ड लाइंस होगी वो कैसे दिखेगी हमको, तो पॉजिटिव के कारण कैसे होती है, रेडियली आउटवर्ड होती है, ठीक है। तो अब ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये दोनों चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव है, तो अब क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपल करेंगे, तो हम देखेंगे कि जो फील्ड लाइंस है वो सीधी नहीं जाके ऐसे मुड़ जाती है, ये, और इससे भी क्या हो जाएगी, फील्ड लाइंस ऐसे मुड़ जाएगी, ठीक है, ये, और ये दोनों क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, और वो जो रिपल्शन की जो डायरेक्शन होगी, यानी ये वाली जो फील्ड लाइंस है वो क्या करेगी, इसको रिपल करेगी। कैसे रिपल करेगी, तो लाइन के नॉर्मल, यानी ये वाली फील्ड लाइंस इसको ऐसे रिपल करेगी, और ये वाली जो फील्ड लाइंस है उसको ऐसे नॉर्मल, जो लाइन है, जो फील्ड लाइंस है उसके नॉर्मल क्या करेगी, इसको रिपल करेगी। यानी दो सेम चार्ज है, और अगर इन दोनों सेम चार्ज की वैल्यू सेम है, यानी इसके पास जो चार्ज है और वही चार्ज इसके पास, यानी दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, तो जो न्यूट्रल पॉइंट होगा वो कहां पर होगा, तो इन दोनों को ये जो लाइन मिला रही है इसके सेंटर पॉइंट पर, इन दोनों को ये जो लाइन मिला रही है यहाँ पर क्या होगा, हमारा न्यूट्रल पॉइंट होगा। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी। अगर यहाँ पर अगर हम टेस्ट चार्ज को रखेंगे, टेस्ट चार्ज को रखेंगे, दोनों के पास जो चार्ज, दोनों चार्ज पॉजिटिव है और दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है, तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पर होगा, तो सेंटर में कहाँ पर होगा, न्यूट्रल पॉइंट होगा। यानी यहाँ पर हम टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो हमारा टेस्ट चार्ज भी कैसा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इसको रिपल करेगा और ये पॉजिटिव भी इसको रिपल करेगा। पर ये न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पर इन दोनों के कारण फोर्स कैसा है, बराबर है, यानी ये वाला इसको इधर रिपल कर रहा है और ये वाला इसको इधर रिपल कर रहा है, पर यहाँ पर दोनों का नेट फोर्स कैसा हो जाएगा, बराबर, इक्वल एंड अपोजिट, और इक्वल एंड अपोजिट दोनों फोर्स क्या हो जाएगी, कैंसिल, यानी यहाँ पर क्या होता है, न्यूट्रल पॉइंट होता है। अगर मैं इसी जो डायग्राम है इसी के अंदर एक नया कंक्लूजन ऐड करना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ कि मैंने बोला कि ये फोर्स का मैग्नीट्यूड, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है F1 और इस फोर्स का, यानी ये जो फोर्स लगाएगा उसका मैग्नीट्यूड है F2, और मैंने कंडीशन
कंडीशन दे दी कि F1 इज लार्जर देन F2, यानी F1 इज ग्रेटर देन F2। अगर ये वाली कंडीशन दे रखी है मैंने तो न्यूट्रल पॉइंट सेंटर में नहीं होगा। अगर कंडीशन क्या दे दी मैंने कि F1 इज ग्रेटर देन F2 अगर दिए रखी है तो सेंटर जो न्यूट्रल पॉइंट होगा वो सेंटर में नहीं होगा। तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पर होगा, तो इन दोनों चार्ज, अब इसका जो फोर्स है वो यहाँ पर कितना है F2 है और इसका जो फोर्स है वो कितना है F1 है। तो फोर्स कौन सा कम है, F2 कम है और F1 कैसा है, लार्ज है। और फोर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यानी फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो जिस चार्ज की वैल्यू कम होगी, जिस चार्ज की वैल्यू कम होगी उसके नजदीक, यानी जो न्यूट्रल पॉइंट होगा वो सेंटर में नहीं होके इधर कहीं नहीं होगा, और वो जो न्यूट्रल पॉइंट होगा वो किसके नजदीक होगा, तो जो लो चार्ज है, जिसके पास चार्ज की वैल्यू कम है, उसके कहीं नजदीक ही क्या होगा, आपको न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। कब कंडीशन, जब इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है चार्ज का और इसका मैग्नीट्यूड कम है, तो या ये जो फोर्स डेवलप करेगा रिपल्शन का वो ज्यादा होगा और इसका जो रिपल्शन का फोर्स है वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जो न्यूट्रल पॉइंट है वो आपको यहां पर नहीं मिलेगा, ना सेंटर में मिलेगा, कहां पर मिलेगा, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है जो कि जिसका मैग्नीट्यूड कैसा लो है उसके नजदीकी, यानी उसके नियर ही कहीं आपको न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, यानी इस डायरेक्शन में आपको न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। ठीक है, अगर इसका जस्ट अपोजिट कर दो, अगर ये इसकी वैल्यू कम है और इसकी वैल्यू ज्यादा है तो न्यूट्रल पॉइंट आपको कहां पर मिलेगा, यहां पर मिलेगा। ठीक है, तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, F1 इज ग्रेटर देन F2, या हम कह सकते हैं F2 इज ग्रेटर देन F1, तब न्यूट्रल पॉइंट सेंटर से क्या हो जाएगा, किसी भी एक साइड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट, अगर ये दोनों नेगेटिव चार्ज है, सेम होगा इसके लिए, कोई नई थ्योरी नहीं है इसके लिए, सॉरी कैसी होगी, इनवर्ड, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, जब तक एरो नहीं बनाओगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को शो नहीं कर रहे हो, इसका मतलब, क्योंकि जैसे मैंने एक सी लाइन ड्रॉ, ये तो नॉर्मल लाइन है, अगर मैं यहाँ पर एरो लगाता हूँ तो मैं शो कर रहा हूँ कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। ठीक है, तो यहाँ पर जो एरो होगा वो कैसा होगा, अंदर की तरफ, क्योंकि हमने देखा है कि रेडियली कैसा होता है, इनवर्ड होता है। ठीक है, ये ठीक है, सेम कंडीशन कि जो न्यूट्रल पॉइंट होगा वो कहाँ पर होगा, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के सेंटर में होगा। अगर चार्ज की वैल्यू कोई ज़्यादा है कि इसके पास ज़्यादा चार्ज है तो जो न्यूट्रल पॉइंट है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, इसके नियरली शिफ्ट हो जाएगा। अगर इस चार्ज की वैल्यू ज़्यादा है तो जो न्यूट्रल पॉइंट है वो यहाँ पर कहीं शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव से जो फील्ड लाइन्स होती है वो हमेशा अंदर की तरफ जाती है, यानी नेगेटिव के अंदर जाती है, और पॉजिटिव से हमेशा फील्ड लाइन्स बाहर निकलती है। अब नेक्स्ट कंडीशन कि अगर दोनों चार्ज इक्वल एंड अपोजिट है, दोनों चार्ज कैसे हैं, कंडीशन को ध्यान से सुनना, इक्वल एंड अपोजिट। अब इक्वल एंड अपोजिट का मतलब क्या है, उनका नेचर अपोजिट है और उनका मैग्नीट्यूड कैसा है, इक्वल है। ठीक है, जैसे कि ये एक प्लस है और ये माइनस है। ठीक है, अगर ये प्लस है और माइनस है तो फील्ड लाइंस कैसी होगी, प्लस से हमेशा फील्ड लाइंस निकलती है और नेगेटिव में क्या करती है, एंटर करती है। तो यहां पर जो फील्ड लाइंस होगी वो कैसी होगी, ये। ठीक है, तो एक ही एरो में दोनों काम हो गए कि पॉजिटिव से तो फील्ड लाइंस निकल रही है और जहां कहां पर रही है, नेगेटिव में। अगर दोनों चार्ज कैसे हैं, अनलाइक चार्ज है, कैसे हैं, अनलाइक चार्ज है, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये दोनों, ये क्या होगी, यहाँ से निकली और किसके अंदर एंटर किया, नेगेटिव के अंदर एंटर किया। तो अभी इनकी जो कंडीशन है वो कैसी है, एक रबर की जैसी कंडीशन है। रबर की जैसी कंडीशन का मतलब स्ट्रेच है। ठीक है, कि जैसे रबर को हमने खींच के रखा, जैसे खींच के रखा, रबर क्या चाहता है कि उसकी लेंथ डिक्रीज हो। तो ये फील्ड लाइंस क्या कर रही है, अपनी लेंथ को डिक्रीज करेगी, और डिक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये दोनों, ये पॉजिटिव इधर जाएगा और नेगेटिव इधर जाएगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जब सेम चार्ज है, अनलाइक चार्ज है, तो उनकी जो फील्ड लाइंस है वो क्या होती है, एक तो रबर की तरफ होती है, स्ट्रेच होती है, और ट्राइंग टू डिक्रीज इट्स लेंथ, यानी अपनी लेंथ को डिक्रीज करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो ये होता है
अब इन दोनों में भी न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पर होगा, तो न्यूट्रल पॉइंट ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पर होगा, सेंटर में होगा। कहाँ पर होगा, सेंटर में होगा। अगर किसी एक का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो वो अपनी तरफ खींचेगा, तो मैग्नीट्यूड क्या हो, सेंटर पॉइंट क्या हो जाएगा, सेंटर में नहीं होगा। अब आपको बहुत सारी चीज़ें अब इसके अंदर देखनी है कि जैसे कि हमने लाइक चार्ज को लेके देख लिया, हमने अनलाइक चार्ज को लेके देख लिया, सिंगल चार्ज को लेके देख लिया। तो अब हम इसके बारे में कुछ आगे देख रहे हैं कि जैसे फिजिकल सिग्निफिकेंस पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। तो सबसे पहला जो इसका फिजिकल सिग्निफिकेशन है कि जो फील्ड लाइंस है वो स्टार्ट कहाँ होती है, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव। जो फील्ड लाइंस है वो हमेशा स्टार्ट कहाँ होती है, स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव। यानी जो फील्ड लाइंस है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और टर्मिनेट कहाँ पर होती है, नेगेटिव में। यानी ये जो फील्ड लाइंस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो कैसी होती है, डिसकंटिन्यूअस होती है। क्या होती है, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। और डिसकंटिन्यूअस होती है, अगर आप बहुत सारी बुकों के अंदर देखोगे आपको उसके अंदर कंटिन्यूअस मिलेगा, यानी सतत, हिंदी में क्या बोलते हैं, सतत, ठीक है। तो वो गलत है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, डिसकंटिन्यूअस होती है। अब डिसकंटिन्यूअस क्यों होती है, क्योंकि पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पे जाके खत्म हो जाती है। यानी ये किसी भी तरह का क्लोज्ड लूप नहीं बनाती। क्या नहीं बनाती, क्लोज्ड लूप नहीं बनाती। क्लोज्ड लूप का मतलब क्या होता है कि जैसे कि ये एक तरह का क्लोज लूप है कि जैसे ये प्लस से स्टार्ट हुई और गई नेगेटिव और नेगेटिव से वापस निकली और पॉजिटिव में आई, तो ये जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, क्लोज्ड लूप बन रहा है। पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने देखा कि पॉजिटिव से तो स्टार्ट होती है और नेगेटिव में जाके टर्मिनेट हो जाती है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो क्लोज्ड लूप नहीं बनाती, इसीलिए वो क्या होती है, डिसकंटिन्यूअस होती है। यानी स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव, यानी नेगेटिव क्या होती है, टर्मिनेट हो जाती है। तो आप जब हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, कंटिन्यूअस होती है, क्योंकि नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस निकलती है, साउथ में एंटर करती है और साउथ से वापस निकलती है, यानी ये क्या बनाती है, क्लोज्ड लूप बनाती है। तो दोनों का कंपेयर क्या हो गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो कंटिन्यूअस लूप बनाती है, यानी कंटिन्यूअस होती है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो क्या होती है, कंटिन्यूअस होती है। तो इसके जो और जो फिजिकल सिग्निफिकेशन है, जैसे फर्स्ट हमने पढ़ लिया कि स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव, ठीक है। तो इसके बहुत सारे फिजिकल सिग्निफिकेशन है कि फोर्स अप्लाई कैसे होता है, फोर्स की डायरेक्शन कैसे होती है, ठीक है। एक पॉइंट चार्ज के चारों ओर कितनी फील्ड लाइंस निकलती है, वो सारे फिजिकल सिग्निफिकेशन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा आपने देखा होगा हमने वर्किंग मैकेनिज्म स्टार्ट किया था आई का, और उसके अंदर जो रिफ्लेक्शन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल पार्ट होते हैं आई के, उसके बारे में हमने डिस्कस कर ली थी। जैसे मैंने आपको बताया था कंजक्टिवा, लाइन से आपको याद रखना, इजीली आपको याद हो जाएगा। जैसे कंजक्टिवा, कंजक्टिवा के बाद आती है कॉर्निया, कॉर्निया के बाद आता है आपका एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर के बाद आता है आपका लेंस, और लेंस के बाद आता है आपका विट्रस ह्यूमर, जो क्या करते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद कौन से ऑर्गन होते हैं जो साथ में ही हेल्प करते हैं इस पूरे इमेज फॉर्मेशन के टाइम। तो जैसे आपका फर्स्ट हमने देख लिया रिफ्लेक्शन करने में कौन कौन से हेल्प करते हैं, तो सेकंड पार्ट आता है आपका प्यूपिल। प्यूपिल के बारे में हमने देखा था, एक छोटा सा गैप प्रेजेंट होता है आपके स्ट्रक्चर के बीच में, जैसे आई के स्ट्रक्चर के बीच में छोटा सा गैप होता है आपके आइरिस पार्ट और आपके सिलियरी बॉडी के अंदर, बीच वाला जो पार्ट होता है उसको हमने क्या नाम दिया था, प्यूपिल नाम दिया था। और जैसा मैं आपको बता भी दूँ, आप रिकॉल कर सको उसको इजीली, तो ये जो आपका आइरिडल पार्ट होता है या जो कंबाइन होके बनाता है आपका आइरिस, तो ये वाला हो गया आपका आइरिडल पार्ट, और ये सिलेरी वाला पार्ट होता है। तो ये दोनों कंबाइन होके क्या बनाते हैं, आपके आइरिस और आपके बनाते हैं सिलेरी बॉडी। तो इसके बीच वाला जो पोर्शन था, यानी जो गैप होता है, उस गैप को हमने क्या नाम दिया था, प्यूपिल। तो आपको याद भी आ गया होगा, आपने स्ट्रक्चर देखा भी होगा और आपने बनाया भी होगा, तो आपको पता भी होगा कि प्यूपिल कहाँ होता है और कैसा होता है। लेकिन जब हम इसको फ्रंट से देखते हैं, तो फ्रंट से देखने पर आपका प्यूपिल कुछ अलग ही नज़र आता है। तो आपका प्यूपिल कुछ ऐसा नज़र आता है, देख लेते हैं हम। जैसे ये आपके देख लो, आपका प्यूपिल है सेंटर वाला पोर्शन, इसको फ्रंट से देख रहे हैं हम, आपके आई के अंदर देखने पर ऐसा नज़र भी आता है, ध्यान से देखोगे आप। तो ये हो गया आपका सेंटर वाला पोर्शन यानी प्यूपिल, और इसके अराउंड क्या होती है, कुछ मसल्स प्रेजेंट होती है कुछ इस तरह से, और ये आपस में अटैच होती है, लेकिन आपको दिखे इजीली, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इनको थोड़ा सा
दूर दूर बना रहा हूँ ताकि आप इसको आइडेंटिफाई कर सको कि ये ऐसा पार्ट होता है, नहीं तो एक साथ बनाने पर आपको सॉलिड दिखेगा फॉर्म में। तो ये मसल्स प्रेजेंट होती है इसके चारों ओर, और इन मसल्स को कहा जाता है इंस्पेक्टर या सर्कुलर मसल। इनको क्या कहते हैं? इंस्पेक्टर या सर्कुलर मसल्स। तो ये सेंटर वाला पार्ट हो जाएगा आपका प्यूपिल, मतलब पूरा स्ट्रक्चर आपका प्यूपिल का ही है, लेकिन इसमें अलग अलग पार्ट होते हैं। जैसे ये पूरा आपको जो हॉल दिखता है दूर से, वो क्या होता है? आपका प्यूपिल होता है। उसको ध्यान से देखें तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है, और ये जो मसल्स होती है, इन मसल्स को कहा जाता है इंस्पेक्टर या सर्कुलर मसल्स। ये कौन सी मसल्स होती है? इंस्पेक्टर या सर्कुलर मसल्स होती है, और इसी के ऊपर अरेंज होती है दूसरी मसल जो रेडियली अरेंज होती है, इसलिए इनको रेडियल मसल भी कह सकते हैं या डायलेटर मसल्स भी कहा जाता है। इन्हीं के ऊपर अरेंज होती है आपकी दूसरी मसल जो कुछ इस तरह से अरेंज होती है, इसलिए इनको कहा जाता है रेडियल। इनको रेडियल मसल्स भी कहते हैं या फिर डायलेटर मसल्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये रेडियली अरेंज होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? रेडियल मसल्स। तो ये वाली मसल्स कौन सी हो जाएगी आपकी? ये वाली मसल्स हो जाएगी रेडियल या डायलेटर मसल्स। तो ये हो जाएगी आपकी रेडियल या डायलेटर मसल्स, और दूसरी जो आपकी सर्कल में प्रेजेंट है उनको कहते हैं हम सर्कुलर मसल भी कह सकते हैं या फिर इंस्पेक्टर मसल भी कहा जाता है। अब ये काम क्या करती है? तो जब आप देखते हो लाइट बहुत ज़्यादा होती है या कम होती है, तो उस समय आपका प्यूपिल जो होता है वो कॉन्स्ट्रिक्ट करता है या डायलेट करता है। डायलेट मतलब रिलैक्स होता है, या फिर कॉन्स्ट्रिक्ट करता है मतलब सिकुड़ता है। कॉन्स्ट्रिक्ट का मतलब ये पास में आ जाएगी जो आपकी सर्कुलर मसल्स है। तो सर्कुलर मसल जो होती है वो कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए हेल्प करती है, मतलब कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल। प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम कौन करती है? आपकी इंस्पेक्टर या सर्कुलर मसल जो होती है वो उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करती है। अब ये कॉन्स्ट्रिक्ट होती कब है? ड्यूरिंग हाई लाइट इंटेंसिटी। बहुत ही ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी होती है तब ये क्या हो जाती है? कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। ड्यूरिंग हाई लाइट इंटेंसिटी, बहुत ही ज़्यादा लाइट आपके आई के अंदर ना चली जाए, यूँ करके ये क्या हो जाती है? कॉन्स्ट्रिक्ट होने का काम करती है। तो ये क्या हो जाएगा? ड्यूरिंग हाई लाइट इंटेंसिटी। जब लाइट की इंटेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है, मतलब लाइट की तीव्रता बहुत ही ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लाइट होती है, तो आपकी प्यूपिल ऑटोमेटिकली क्या होती है? एडजस्ट होती है, और एडजस्ट होते के समय क्या करती है? ये साइज को छोटा कर देती है। आपकी जो इंस्पेक्टर मसल्स है वो क्या हो जाएगी? पास में आएगी, यानी ये सर्कुलर वाली मसल्स जो है वो पास में आते हैं, इसको क्या कर देगी? कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी, ताकि बहुत ही ज़्यादा लाइट आपकी आई के अंदर ना चली जाए, यूँ करके ये कॉन्स्ट्रिक्ट होने का काम करती है। और रेडियल मसल और डायलेटर मसल्स क्या करती है? ये डायलेटेशन का काम करती है। क्या करती है? डायलेटेशन का काम। मतलब जब लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाए तब ये वापस क्या हो जाएगी? नॉर्मल हो जाएगी। इनका वर्किंग प्रोसेस कैसे होगा? इस तरफ, यानी जैसे ही ये कॉन्स्ट्रिक्ट हुई और वापस नॉर्मल पोजीशन में लाने का काम कौन करेगा? आपकी रेडियल मसल्स करेगी। यानी ये क्या करेगी? इस तरफ ले जाएगी, मतलब सारी मसल्स क्या हो जाएगी? वापस रिलैक्स मोड में आ जाएगी, और आपका प्यूपिल नॉर्मल साइज में वापस आ जाएगा। तो जब लाइट डीम हो जाएगी, या डीम होने के बाद मतलब यूँ कह सकते हैं नॉर्मल इंटेंसिटी हो जाएगी लाइट की, तो ऑटोमेटिकली आई के लिए जो परफेक्ट लाइट होगी तो ऑटोमेटिकली आपका प्यूपिल क्या हो जाएगा? शेप और साइज उसकी नॉर्मल हो जाएगी। तो वो काम कौन करता है? रेडियल और डायलेटर मसल्स करने का काम करती है। तो रेडियल और डायलेटर मसल्स जो होती है वो क्या करती है? डायलेटेशन ऑफ प्यूपिल, प्यूपिल के डायलेटेशन में हेल्प करती है। अब ये डायलेटेशन होता क्या? ये कब होता है? तो ड्यूरिंग लो लाइट इंटेंसिटी। जब लाइट की इंटेंसिटी क्या हो जाती है? लो हो जाती है, तब ये क्या होता है? प्यूपिल आपका वापस नॉर्मल साइज में आ जाएगा। अब इसका एग्जांपल भी ले लेते हैं, ये होता कैसे है? जैसे बहुत ज़्यादा ही धूप होती है, मतलब गर्मी के दिनों में जैसे ही हम बाहर जाए और बहुत ज़्यादा ही धूप है, और धूप में हम चल रहे हैं, नॉर्मली सब कुछ देख पा रहे हैं वगैरह, सब कुछ चल रहा है, लेकिन वहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। लाइट की इंटेंसिटी तब क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। तो आपकी इंस्पेक्टर मसल्स क्या करेगी? कॉन्ट्रिक्ट हो चुकी है, और वो कॉन्स्ट्रिक्ट होने के बाद आपका जो प्यूपिल है उसकी साइज क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी।
लेकिन जैसे ही आप अचानक एक अंधेरे रूम में आ जाओ तो आपको क्या होगा, दर्द महसूस होगा और आपकी आईलिड्स क्लोज होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब आपको आंखें बंद करनी पड़ती है और थोड़ी देर बाद आप उस मतलब लो लाइट विजन में भी देखना शुरू कर देते हो। तो ऐसा क्यों हुआ था? ऐसा होने का रीजन ये होता है कि जब आप हाई लाइट इंटेंसिटी में थे तो आपका पिपल क्या था, कॉन्स्ट्रिक्ट था, लेकिन जैसे ही आप डिम लाइट में वापस जाते हो तो वापस जाते हैं इमीडिएटली आप चले जाते हो, लेकिन ये मसल्स क्या होती है, इमीडिएटली वर्क नहीं कर पाती है। तो आपकी आईलिड्स क्या होती है, थोड़ा सा पेन महसूस करती है आपकी आई, जिसकी वजह से आपकी आईलिड्स क्या होती है, क्लोज होने की कोशिश करती है और जिसकी वजह से आपकी रेडियल मसल जो होती है वो क्या करती है, वापस नॉर्मल पोजीशन में लाती है और उस कॉन्स्ट्रिक्टेड वाले पार्ट को वापस क्या करेगी, सुधार देगी और आपका पिपल क्या होगा, नॉर्मल साइज में आ जाएगा। और ये आपने डे लाइफ में महसूस भी किया होगा। तो रेडियल मसल और इंस्पेक्टर मसल्स का काम ये होता है कि ये आई को कॉन्स्ट्रिक्ट करती है और डायलेट करने का काम करती है। वो भी डिपेंड करता है ऑन लाइट इंटेंसिटी, आपकी जो लाइट की इंटेंसिटी होगी उसी के ऊपर ये रेडियल और इंस्पेक्टर मसल्स वर्क करती है। तो सेकंड पोर्शन हो जाएगा आपका पिपल। थर्ड होता है आपका रेटिना, क्योंकि फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन के लिए कौन सी हेल्प करती है, इसके बाद पिपल क्या काम करता है और तीसरा पार्ट जो आपके वर्किंग ऑफ आई में हेल्प करता है वो होता है आपका रेटिना। रेटिना का क्या काम है, तो इसके ऊपर क्या होता है, ये जो रेटिना वाला पार्ट होता है आपका वो क्या करता है, एक स्क्रीन या फिल्म की तरह बिहेव करता है। फिल्म यानी फोटोग्राफी का आपकी जो फिल्म होती है या फिर जो आपके स्क्रीन होती है उसकी तरफ बिहेव करता है, जिसके ऊपर इमेज क्या होती है, फॉर्म्ड होती है। मतलब इमेज बनने का काम किसके ऊपर होता है, रेटिना के ऊपर होता है। मतलब आपकी लाइट जैसे ही आप किसी के ऑब्जेक्ट को देख रहे हो और ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट है और वो लाइट वहां से आपके ऊपर आ रही है, तो जैसे ही आपकी आई के अंदर वो रिफ्लेक्ट होगी तब आपकी कंजक्टिवा, लेंस, कॉर्निया वगैरह सब कुछ काम करेंगे। इसके बाद आपका पिपल ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या करेगा, वर्क करेगा, या तो कॉन्स्ट्रिक्ट होगा या डायलेट होगा और वो इमेज जाके कहाँ पे बनेगी, तो वो बनती है आपके रेटिना के ऊपर। तो रेटिना का काम क्या होता है, तो इट एक्ट एज अ फिल्म और स्क्रीन ऑन विच इमेज इज फॉर्म। तो आपके रेटिना के ऊपर क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। मतलब आपका रेटिना का पार्ट क्या काम करेगा, एक्ट एज अ फिल्म और स्क्रीन, जिसके ऊपर क्या बनती है, आपके इमेज बनती है। मतलब जिस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो और उस ऑब्जेक्ट का इमेज जिसके ऊपर बनता है वो पार्ट कौन सा होता है, आपका रेटिना वाला पार्ट। इसके बाद पिपल का फंक्शन क्या होता है वो देख लिया हमने। अब इमेज फॉर्मेशन होता कैसे, यानी इमेज फॉर्मेशन वास्तव में कैसा होता है और हमारा ब्रेन उसके साथ करता क्या है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो मैं इसको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। तो जैसे हम ब्रेन की बात करें और इमेज फॉर्मेशन जब हो रहा है आपके अंदर तब क्या प्रोसेस होती है, तो ये तीन पार्ट हो गए। इसके बाद जब इमेज बनेगी वो इमेज कैसे बनती है और आई काम कैसे करती है और वो इमेज बनता कैसे है। तो जैसे हम बात करें यहाँ पे आपका कोई ऑब्जेक्ट है, समझ लिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है आपका और आपकी आई बना देते हैं हम। पहले आई बनाते हैं, नॉर्मल आई का डायग्राम बना रहा हूँ जो पहले आपने पढ़ लिया है, इसलिए मेरे को यहाँ पे डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। ये समझ लीजिए आपका आई का डायग्राम है, ठीक है। और ये आपका कॉर्निया वाला पार्ट है, इसके आगे कंजक्टिवा भी है, एक्वस ह्यूमर भी है, विट्रस ह्यूमर भी है, सबके बारे में हमने देख लिया, इसलिए यहाँ पे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। और ये समझ लीजिए यहाँ पे आपका कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है और यहाँ पे आपकी क्या होगी, सस्पेंसरी लिगामेंट होंगे जो लेंस को होल्ड रखे हुए थे। यानी यहाँ पे क्या होंगे, ये सस्पेंसरी लिगामेंट होंगे जो लेंस को पकड़े हुए रहते हैं। तो ये आपका हो गया यहाँ पे लेंस और वो ऊपर हो जाएंगे आपके सस्पेंसरी लिगामेंट। तो जैसे ही यहाँ पे लाइट यहाँ से जाके क्या होगा, आपके आई के ऊपर फॉल होगी, तो फॉल होगी तो यहाँ से लाइट जाएगी और वो गिरेगी यहाँ पे और लेंस से होती हुई वो कहाँ जाएगी, आपके रेटिना वाले पार्ट में। यानी लेंस से होती हुई वो कहाँ जाती है, आपके रेटिना वाले पार्ट में जाती है और यहाँ पे क्या बनाएगी, वो इमेज बनाएगी। लेकिन ध्यान रखना वो इमेज कैसी बनाएगी, इन्वर्टेड बनाएगी। मतलब आपकी जो यहाँ पे रियल इमेज आपको यहाँ पे दिख रही है पर वहाँ पे जाके वो रेटिना पे कैसी बनती है, वहाँ पे बनती है वो इन्वर्टेड इमेज बनती है। तो आपकी जो रेटिना के ऊपर इमेज बनेगी, यानी आपकी जो रेटिना लेयर है उसके ऊपर जो इमेज बन रही है वो कैसी बनती है, इमेज बनती है आपकी रियल। और जो आपका ऑब्जेक्ट है उससे क्या बनती है, स्मॉल। दिख भी रहा है आपको साइज में क्या है वो, इससे स्मॉल है तो स्मॉलर बनती है, रियल बनती है, स्मॉलर बनती है। और तीसरी बात ध्यान रखनी है आपको, ये कैसी बनती है, इन्वर्टेड।
कैसी बनती है? इन्वर्टेड, मतलब उसकी उल्टी इमेज बनेगी वहाँ पे, रेटाइना के ऊपर उल्टी बनती है। लेकिन आपने कभी देखा है क्या किसी ऑब्जेक्ट को या किसी ह्यूमन को आप देख रहे हो और वो आपके अंदर उल्टा बन रहा है? ऐसा होता नहीं है, आपके अंदर तो हमेशा आपको सीधा ही दिखेगा, कभी उल्टा दिखता नहीं है। जैसे आप कभी भी घर पे देखो वगैरह, कोई भी आपके भाई बहन वगैरह घूम रहे हो सामने, आपने देखा हो कि इमेज पहले बनी वो उल्टी बनी, ऐसा होता नहीं है। तो ऐसा क्यों नहीं होता? उसका भी रीजन है कि जैसे ही आपने देखा रेटाइना के ऊपर वास्तव में रियल इमेज बनती है, जो नॉर्मल साइज है उससे क्या बनती है? स्मॉलर बनती है, और क्या बनती है? इन्वर्टेड बनती है। लेकिन जैसे ये इमेज फॉर्मेशन हुआ, आपकी ऑप्टिक नर्व क्या करेगी? इस सिग्नल को ट्रांसमिट करेगी टू द ब्रेन। किसको ट्रांसफर करेगी? ब्रेन को ट्रांसफर करेगी, और ब्रेन ही आपका इसको क्या करता है? इंटरप्रिटेट करता है। यानी ये जो ऑप्टिक नर्व होगी यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है? आपकी ऑप्टिक नर्व। अब ये जो ऑप्टिक नर्व होती है वो कहाँ पे जाती है? ब्रेन के ऑसिपिटल लोब से कनेक्ट होती है। तो ये जो आपका ब्रेन है उसके ऑसिपिटल लोब में, यानी ऑसिपिटल लोब कहाँ पे प्रेजेंट होता है? कॉर्टेक्स। ब्रेन हमने पढ़ लिया है तो आपको पता भी होगा, कॉर्टेक्स ऑफ, सीधा ही लिख लेते हैं अपन क्योंकि आपको पता नहीं हो फिर बाद में आप डिस्कस करो, उसके बाद अच्छा आपको सीधा ही ध्यान रखना है कि ऑसिपिटल लोब में जाके कनेक्ट होती है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आपका जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है उसी के अंदर आपका कॉर्टेक्स रीजन प्रेजेंट होता है, उसके अंदर एक लोब होता है जिसको हम कहते हैं ऑसिपिटल लोब। तो इतना ज़्यादा मतलब डीपली जाने की जरूरत नहीं है, सीधा आप याद रखना ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ऑसिपिटल लोब। उसमें जाके कनेक्ट होती है आपकी ऑप्टिक नर्व। तो ऑसिपिटल लोब में जाके कनेक्ट हो जाएगी आपकी क्या? ऑप्टिक नर्व। अब ऑप्टिक नर्व जाके कनेक्ट होती है, इसके बाद आपका ब्रेन क्या करता है इस इमेज के साथ? तो वो क्या करता है? इस इमेज को इंटरप्रिटेट करता है, यानी इंटरप्रिटेशन ऑफ, यहाँ पे क्या होगा? इंटरप्रिटेशन ऑफ इमेज टेक्स्ट प्लेस। अब ये इंटरप्रिटेशन क्या होता है? तो इंटरप्रिटेशन का मतलब होगा कि जो आपकी रियल इमेज है वो तो रियल ही रहेगी, उसको वर्चुअल तो करेगा नहीं, रियल इमेज रहेगी। इसकी जो साइज स्मॉलर थी वो एक्चुअल साइज में लाने का काम करता है, मतलब आपको एक्चुअली ऑब्जेक्ट दिखाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको स्मॉलर दिखेगी, भले रेटाइना पे स्मॉलर है लेकिन वो आपको एक्चुअल साइज में इंटरप्रिटेट करके देता है। इसके बाद वो जो इमेज इन्वर्टेड बन रही थी रेटाइना पे, उसको वो क्या करता है? वापस सीधा करने का काम करता है। तो ब्रेन के ऑसिपिटल लोब में जाने के बाद वो क्या होगा? इंटरप्रिटेट होगी, और इंटरप्रिटेट होने के बाद आपकी इमेज को करेक्ट किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपके क्या? इमेज फॉर्मेशन के बारे में। इसके बाद जो आगे पढ़ेंगे हम वो है आईबॉल मूवमेंट, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके। जो लास्ट पोर्शन है आपका वो है आईबॉल मूवमेंट। अब आपकी आईबॉल जो होती है वो कैसे मूवमेंट करती है? जैसे आप आई को रोटेट कर सकते हो, खड़े हो सीधे, इसके बाद भी आप आई को क्या कर सकते हो? दाएं बाएं, लेफ्ट राइट, अप एंड डाउन आप ऑटोमेटिकली कर सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि आपको लेफ्ट साइड में देखना है तो आपको पूरी गर्दन घुमानी पड़ेगी, आप आई को क्या कर सकते हो? रोटेट कर सकते हो। तो आपकी आईबॉल मूवमेंट कैसे करती है तो उसको भी हमको ध्यान रखना है कि आईबॉल के मूवमेंट के लिए 6 मसल्स रेस्पॉन्सिबल होती है। कितनी मसल्स? 6 मसल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट। 6 मसल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर आईबॉल मूवमेंट। आईबॉल के मूवमेंट के लिए कितनी मसल्स रेस्पॉन्सिबल होती है? 6 मसल्स। और वो कैसे अरेंज होती है उसके बारे में भी हम देखेंगे। जैसे हमने पढ़ा था स्क्लेरेटा, यानी स्क्लेरोटिक आपकी जो लेयर होती है, यानी आपकी जो व्हाइट वाला जो पोर्शन है आपके आई का जो फाइब्रस होता है, वही क्या करता है? मसल्स के अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करता है। ये हमने देखा भी था उसके फंक्शंस के अंदर के, ये क्या करता है? मसल्स को अटैच करने के लिए स्पेस प्रोवाइड करने का काम करता है। उसी पे अटैच होती है आपकी सारी मसल्स। जैसे अपन बात करें यहाँ पे आई की, तो जैसे आपका हो जाएगा ये प्यूपिल, ये हो गया आपका प्यूपिल, और प्यूपिल के चारों तरफ आपकी जो मसल्स प्रेजेंट होती है कौन सी? इंस्पेक्टर मसल्स या सर्कुलर मसल्स, और इसी के अंदर प्रेजेंट होगी आपकी डायलेटर या रेडियल मसल्स। और जो आपका व्हाइट वाला पोर्शन बचता है वो हो जाएगा आपका आईबॉल, यानी पूरा वाला जो पोर्शन है आपका वो कौन सा होता है? स्क्लेरेटा होता है। ये वाला पोर्शन कौन सा है आपका? स्क्लेरेटा या स्क्लेरा, को क्या कहा जाता है? स्क्लेरा कहा जाता है, स्क्लेरोटिक भी कह सकते हो आप। ये क्या करती है? अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करती है आपके मसल्स की। तो 6 मसल्स होती है, उसमें 2 टाइप की मसल्स इसके अंदर प्रेजेंट होती है। एक होती है आपकी रेक्टस मसल्स, जो कितनी होती है? 4, टोटल 4 इन नंबर, और दूसरी होती है आपकी ऑब्लिक मसल्स।
जो कितनी होती है 2, तो ये हो जाती है आपकी 6 मसल्स। अब ये अटैच कैसे होती है और ये 4 और 2 है क्या है? तो रेक्टस और ऑब्लिक के बारे में हम देखें तो आपकी जो रेक्टस मसल्स होती है जैसे कुछ ऐसे अरेंज होती है आपकी, एक यहाँ पे लगी हुई रहती है, एक यहाँ पे। तो जो अप एंड डाउन अरेंज होती है तो इस अप एंड डाउन को कहते हैं, इसको कहा जाता है सुपीरियर रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस। और जो डाउन मसल्स होगी डाउनवर्डली उसको कहते हैं हम इंफीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस। इसके बाद आपका जो लेफ्ट एंड राइट पोर्शन है, यानी जो आपका हमने यहाँ पे पढ़ा था, यहाँ वाला जो पोर्शन होता है नाक की तरफ हमने देखा था, उसको कहा था हमने कैंथस। तो कैंथस वाला जो पार्ट होता है समझ लीजिए ये इस तरफ है आपके, ठीक है। तो यहाँ वाला जो पोर्शन है आपका और इस आई का इस तरफ वाला पोर्शन, यहाँ पे जो मसल्स प्रेजेंट होती है, एक यहाँ पे होगी और एक यहाँ पे प्रेजेंट होगी। तो इसको कहा जाता है इंटरनल। इंटरनल किसको कहेंगे हम? जो आपके कैंथस की तरफ प्रेजेंट हो, मतलब आपका जो नोज बना हुआ उस तरफ जो मसल्स प्रेजेंट होगी उसको हम क्या कहेंगे? इंटरनल रेक्टस। और ये वाला जो पार्ट होगा उसको कहेंगे हम एक्सटर्नल रेक्टस। अब ये एक्सटर्नल रेक्टस कौन सी होती है? तो आपके आई के आउटसाइड वाला पार्ट, यानी ये जो वाला पार्ट है उसको हम क्या कहेंगे? एक्सटर्नल पार्ट कहेंगे। मतलब दोनों तरफ जो अटैच होगी इस तरफ वाली मसल्स उसको हम क्या कहेंगे? एक्सटर्नल रेक्टस। और यहाँ पे जो दोनों प्रेजेंट होगी उसको हम क्या कहेंगे? इंटरनल रेक्टस। तो ये हो जाती है आपकी 4 रेक्टस मसल्स। कौन कौन सी? सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, इंटरनल रेक्टस एंड एक्सटर्नल रेक्टस। और कौन कौन सी एक्सटर्नल और कौन सी इंटरनल है वो मैंने आपको बता दिया। जो कैंथस पार्ट है आपका आई का, आपने पढ़ा होगा, नहीं भी याद हो तो मैं आपको बता देता हूं। आपकी नोज की तरफ जो पार्ट है, मतलब इस आई का, मतलब आपकी जो लेफ्ट वाली आई है उसका इस तरफ वाला जो पोर्शन होगा वो क्या होगा? इंटरनल रेक्टस होगा। और यहाँ पे जो मसल्स प्रेजेंट होगी इस तरफ वाले, मतलब राइट वाले पोर्शन में, वो कौन सी हो जाएगी? इंटरनल रेक्टस। और बाहर की तरफ दोनों जो मसल्स होगी वो कौन सी हो जाएगी? एक्सटर्नल रेक्टस। इसके बाद बचती है आपकी ऑब्लिक। ऑब्लिक कैसे अरेंज होती है? तो आपकी जो सुपीरियर रेक्टस है वहीं पे आपकी ऑब्लिक मसल्स कुछ इस तरह से अरेंज होती है। यहीं पे अरेंज होगी आपकी, क्या हो जाएगी? ये वाली मसल्स हो जाएगी आपके, इसको सुपीरियर ही कहेंगे, सुपीरियर बट ऑब्लिक, यानी सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स। और यहाँ पे जो प्रेजेंट होगी कुछ इस तरह से, उसको हम क्या कहेंगे? इंफीरियर ऑब्लिक मसल्स। अब ये काम कैसे करती है आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये काम कैसे करती है, और दोनों एक जैसा काम नहीं करती है। जैसे आपके सुपीरियर रेक्टस और इंफीरियर रेक्टस है, वो क्या करती है? आई को अप एंड डाउन करने का काम करती है। मतलब आप ऊपर की तरफ देखोगे तो आपकी कौन सी मसल्स काम करती है? दोनों आंखों के लिए आपकी काम करेगी सुपीरियर रेक्टस। जैसे आप डाउनवर्ड देखोगे तो आपकी कौन सी मसल्स हेल्प करेगी आपके लिए? वो होगी इंफीरियर रेक्टस। लेकिन जैसे आप खड़े हो यहाँ पे और आप क्या कर रहे हो? लेफ्ट साइड में देख रहे हो खड़े खड़े, और इस तरफ आई बॉल को मूव करा रहे हो। जैसे ही आपने आई बॉल को इस तरफ मूव करवाया तो आपको ध्यान रखना है कि यहां पर इंटरनल, राइट वाली आई में इंटरनल रेक्टस मसल्स क्या करेगी? आपकी हेल्प करेगी, और उस तरफ एक्सटर्नल मसल्स हेल्प करेगी। ऐसा नहीं है कि वहां पे भी एक साथ इंटरनल रेक्टस मसल्स ही काम करेगी, वहां पे ऐसा होता नहीं है। और कंप्लीटली आई को रोटेट करवाने के लिए आपकी क्या करती है? सुपीरियर ऑब्लिक और इंफीरियर ऑब्लिक साथ में मिलकर काम करती है, जिसकी वजह से हम आई को रोटेट करवा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे 6 मसल्स होती है जो क्या करती है? आई बॉल को मूवमेंट करवाने में हेल्प करती है। ये आपकी किताब में पिपिल वाले पार्ट के अंदर ही दे रखा है, लेकिन आपको पिपिल वाले पार्ट के अंदर ध्यान नहीं रखना है। आपको ध्यान रखना है कि 6 मसल जो होती है वो आई बॉल को मूवमेंट करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। कौन कौन सी? 4 होती है रेक्टस और 2 होती है ऑब्लिक। और इनका अरेंजमेंट कैसा होता है? तो आपको डायग्राम भी बनाना है और आपको याद भी रखना है कि ये वर्किंग कैसे करती है। सुपीरियर रेक्टस और इंफीरियर रेक्टस अप एंड डाउन मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इंटरनल रेक्टस और एक्सटर्नल रेक्टस जो होती है वो क्या करती है? आपके लेफ्ट एंड राइट पोर्शन में देखने के लिए हेल्प करती है। और आपकी जो सुपीरियर और इंफीरियर ऑब्लिक मसल जो होती है वो आपके क्या करती है? आई बॉल को रोटेट करवाने का काम करती है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी ये 6 मसल्स होती है इनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? तो 6 मसल्स आर कंट्रोल्ड बाय 3 क्रेनियल नर्व्स। आपकी जो 3 क्रेनियल नर्व्स होती है वो रेस्पॉन्सिबल होती है इनको कंट्रोल करने के लिए। कौन कौन सी? ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे ध्यान रखना है आपके 6 आई बॉल मसल जो होती है, मसल्स, इनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? 3 क्रेनियल नर्व्स।
3 cranial nerves। अब ये 3 cranial nerves होती कौन सी है वो भी नाम पता होना चाहिए। तो हमने cranial nerves के बारे में देख लिया था और आपको वो फॉर्मूला भी पता होगा, यानी O3T2 अफेक्ट वेस्ट वाला जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तो कौन कौन सी cranial nerves होती है? तो 3rd, 4th एंड 6th, 5th मत कर देना, यहाँ पे ध्यान रखना ये 6 होती है। तो कौन कौन सी होती है? 3rd, 4th एंड 6th। आपको नाम भी पता होंगे। 3rd कौन सी होती है आपके? तो आपकी होती है ऑक्यूलोमीटर। इसके बाद जो 4th होती है वो कौन सी होती है? ट्रोक्लियर। और आपके जो ये 6th है वो कौन सी है? एब्ड्यूसेंस। आपको ये 3 क्रेनियल नर्व्स के नाम भी पता होना चाहिए, मसल्स काम कैसे करती है, प्रोसेस भी पता होना चाहिए। यहीं पे आई का टॉपिक आपका क्या हो जाता है? कंप्लीट होता है। लेकिन एक पोर्शन रह जाता है जिसको कहते हैं हम अकोमोडेशन ऑफ आई, अकोमोडेशन ऑफ पावर। तो वो कैसे काम करता है और आपका जो लेंस है उसमें फोकल लेंथ कैसे एडजस्ट होती है उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। अभी तक हमारा 13.2 से पहले की जितने भी एग्जाम्पल्स थे, प्रॉपर्टीज़ थी, लगभग कंप्लीट हो गई है। वेदर इट इज़ डॉट प्रोडक्ट, थीटा निकालना हो या फिर और भी चीज़ें हों। अब जो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 14 है ये। क्वेश्चन में ये गिवन है कि यदि दो इकाई सदिशों ए तथा बी के मध्य कोण थीटा है तो सिद्ध करो साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू हाफ ए कैप माइनस बी कैप। मतलब यहाँ पर दो यूनिट वेक्टर्स दे रखे हैं, एक वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर two unit vectors, which make angle थीटा, उन दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा। देन प्रूव दैट, फिर आपको प्रूव करना है, देन प्रूव दैट, क्या चीज़ प्रूव करनी है? साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू हाफ ए कैप माइनस बी कैप। ओके, आपको दो यूनिट वेक्टर्स गिवन है, वेक्टर ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स, दोनों के बीच का एंगल थीटा है और आपको प्रूव करना है साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू हाफ ए कैप माइनस बी कैप। अब यहाँ पर ए कैप बी कैप लिखा है तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि क्वेश्चन में तो इसको वेक्टर ए लिखा है और यहाँ पर ए कैप लिखा है। तो सिंस आपको पहले ही मेंशन कर दिया गया है कि वेक्टर ए इज़ योर यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर्स को डिफाइन करने का, रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, उनके ऊपर हम कैप लगा देते हैं। ठीक है, ये जो चीज़ प्रूव करनी है वो लिख दिया हमने, इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, जो चीज़ गिवन है वो सारा लिख लेते हैं। क्या गिवन है, क्या दिया हुआ है? दैट इज वेक्टर ए इज इक्वल टू ए कैप, यानी कि यूनिट वेक्टर है ये, और वेक्टर बी इज इक्वल टू बी कैप, यानी कि यूनिट वेक्टर। और दोनों के बीच का एंगल बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू थीटा। ए और बी के मध्य का कोण थीटा है। हमको प्रूफ करना है साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू हाफ ए कैप माइनस बी कैप। तो अभी तक हमने सिर्फ डॉट प्रोडक्ट सीखा है। डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है उसके अंदर सिर्फ कॉस थीटा आता है, तो यहाँ तो साइन थीटा आ रहा है, तो साइन थीटा का फिलहाल कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। अब शुरुआत करते हैं, इसका तो कैंसिल हो गया कि ये तो फॉर्मूला ही नहीं है हमारे पास, तो लिव इट। अब क्या बचा है, हाफ और ए कैप माइनस बी कैप। यहाँ क्या लिखा है, ए कैप माइनस बी कैप। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम वैल्यू फाइंड करेंगे ए कैप माइनस बी कैप की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब कैसे फाइंड करेंगे, ये चीज़ हमारे दिमाग में आती है। तो ये एक जो चीज़, एक प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी है कि व्हेनेवर वी डू, जब किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट किया जाता है तो उसका जो आंसर आता है दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर
का स्क्वायर, जैसे वेन एवर वी डू ए डॉट ए, तो इसका आंसर क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। तो हमको यहाँ पर क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप चाहिए, नॉट द वेक्टर यहाँ पर कहा है। यहाँ पर वेक्टर ए कैप माइनस बी कैप की बात नहीं की गई है, सिंपल सा ए कैप माइनस बी कैप लिखा है, इसका मतलब वहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात की गई है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप हमको निकालना है। तो जैसे अगर ये क्वेश्चन बनता तो यहाँ पर क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर दैट इज ए डॉट ए, तो यहाँ पर स्क्वायर है। इफ़ आई नीड मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ओनली इसी का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैं पहले ए डॉट ए फाइंड कर लूँगी, जो भी आंसर बन रहा होगा, लाइक मान लेते हैं 16 आंसर आया, तो क्या बनेगा, यहाँ वाला स्क्वायर हटेगा और यहाँ पे रूट, और आंसर इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज़ 4। तो जब भी आपको मैग्नीट्यूड निकालने की नीड रहे और किसी टाइप का कोई वेक्टर आपको गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो आप क्या करेंगे, जिसका भी मैग्नीट्यूड निकालना है उस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे या फिर उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमको क्या चाहिए, ए कैप माइनस बी कैप का मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो ओनली मैग्नीट्यूड का प्रोसीजर तो बात का है, लेकिन वी नो दैट कि इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ये जो वेक्टर है, इसी वेक्टर से जब हम डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो वी विल गेट द मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो इस चीज़ को मैं ये लिख सकती हूँ, ए कैप माइनस बी कैप डॉट ए कैप माइनस बी कैप, क्लियर, उस मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ये। तो अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या बनता है, फर्स्टली यूनिट वेक्टर्स आपको गिवन है, ये चीज़ का है कि वेक्टर ए इज़ यूनिट वेक्टर, बी इज़ यूनिट वेक्टर। यहाँ से एक कंक्लूजन आप और निकाल सकते थे, यहाँ इसके बाद लिखना, बाद की स्टेप, इस लाइन में आप लिखना कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज़ 1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज़ ऑल्सो 1। क्यों, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर्स है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, तो ए कैप डॉट ए कैप, ए कैप डॉट ए कैप प्लस माइनस माइनस ए कैप डॉट बी कैप। नाउ बारी आती है बी की, तो यहाँ पर माइनस का बी कैप है, यहाँ पर प्लस का ए कैप है, तो क्या बनेगा, माइनस का बी कैप, बीच में ऑपरेशन क्या है, डॉट है, मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई लेते हैं, यहाँ पर डॉट है तो हमने डॉट लगा दिया, बी कैप डॉट ए कैप। नाउ अगेन माइनस बी कैप डॉट माइनस बी कैप, तो ये क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये बनेगा बी कैप डॉट बी कैप। एज वी नो दैट, वी ऑल नो दैट कि ए डॉट ए इज इक्वल टू ए का स्क्वायर होता है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा, ए डॉट ए, तो इसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बनेगा। यहाँ लिखा है ए डॉट बी, यहाँ लिखा है बी डॉट ई। सिंस वी ऑल नो दैट, सिंस वी नो दैट कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है, उसी तरीके से ए कैप डॉट बी कैप इज ऑल्सो इक्वल टू बी कैप डॉट ए कैप। ये इस कैप का मतलब बस ये हो जाता है कि यूनिट वेक्टर है, लेकिन वेक्टर तो है, वेक्टर की सारी प्रॉपर्टीज ये सेटिस्फाई करेगा। तो हमने यहाँ लिख दिया इसको ए कैप डॉट बी कैप, इसको भी लिख दिया माइनस ए कैप डॉट बी कैप, और ये क्या बनना चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है, 1, तो 1 का स्क्वायर अगेन 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर माइनस ए कैप डॉट, तो ये कितना बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 ए कैप डॉट बी कैप, और प्लस इसका वैल्यू 1 का स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 1, ये बन जाएगा देखो माइनस ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी इज इक्वल टू, सिंस ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो यहाँ पर भी अप्लाई होगा, तो 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैप इंटू कॉस थीटा, दोनों के बीच में एंगल भी थीटा ही गिवन है, मैंने थीटा की जगह थीटा लिख दिया। नाउ प्लस 1, ओके, सो 1 + 1 इज 2 माइनस 2, ए कैप का वैल्यू क्या है 1, बी कैप का मैग्नीट्यूड 1, दिस इज कॉस थीटा। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा।
इसके बाद का सॉल्यूशन देखें, 2 माइनस ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 कॉस थीटा। अब सॉल्व करते हैं, 2 कॉमन निकल गया तो ये क्या है 1 माइनस कॉस थीटा। अब हम यहाँ पर ये आ रहा है, हमको आंसर में चाहिए था साइन थीटा समथिंग, तो अब यहाँ साइन तो आया ही नहीं, तो हम देखते हैं 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्या है, हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, क्या आपने ये फॉर्मूलाज पढ़े हैं पहले, कॉस 2 थीटा के फॉर्मूलाज, कॉस 2 थीटा के फॉर्मूलाज क्या क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके अलावा एक और फॉर्मूला कौन सा है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, अनादर फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये तो फॉर्मूलाज हो गए 2 थीटा के। अब अगर यहाँ पर 2 थीटा ना होता और ओनली थीटा होता तो इनके ये जो फॉर्मूलाज है उसमें क्या फ़र्क आता, उसमें क्या चेंजेस आते हैं। तो देखिए यहाँ पर व्हेन यहाँ पर डबल एंगल है तो यहाँ पर उसका हाफ एंगल यूज़ हुआ है थीटा, यहाँ पर 4 थीटा है तो यहाँ पर क्या आएगा 2 थीटा, यहाँ 6 थीटा है तो उसका हाफ एंगल 3 थीटाज आएंगे यहाँ इक्वल टू वाले में। उसी तरीके से अगर यहाँ पर ओनली थीटा आता है, अगर फॉर्मूला बनता है कॉस थीटा का, तो यहाँ पर क्या चेंजेस आएंगे, डबल एंगल का फॉर्मूला लगाते हैं तो इक्वल टू में जो भी चीज़ उसके लिए लिखते हैं दैट वुड बी इन द फॉर्म ऑफ हाफ एंगल। इफ वी आर रीडिंग दिस थिंग एज डबल एंगल तो थीटा को कैसे पढ़ेंगे, 2 थीटा बाय 2। तो जब हम इसको ऐसे पढ़ेंगे 2 थीटा बाय 2 तो हम देखते हैं थीटा की जगह पर थीटा बाय 2 है, तो जहाँ जहाँ यहाँ थीटा आ रहा है वहाँ पर क्या बनेगा थीटा बाय 2, कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 एंड 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। इस थीटा को मैंने इस तरीके से पढ़ा है, ऐ समझ में ये कॉस 2 थीटा बाय 2, तो कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1। अब यहाँ पर देखो कॉस थीटा है और लकीली हमको जो प्रूव करना है उसमें भी हाफ एंगल यूज़ कर रखा है, थीटा बाय 2, लेकिन हमारे क्वेश्चन में ओनली थीटा है तो हमको हाफ एंगल लाना था, तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा डबल फार्मूला जो रहता है डबल एंगल का 2 थीटा वाला, वो अप्लाई करेंगे तो वी विल गेट अवर हाफ एंगल। तो थीटा की जगह पे इस केस में थीटा बाय 2 है, इसलिए फार्मूलाज कुछ इस तरीके से होंगे। अब 3 फार्मूला है, तीनों में से कौन सा फार्मूला हमको यहाँ पर लगाना है। तो जब ऐसा कन्फ्यूजन होता है कभी भी, जब आप cos 2 थीटा का या फिर cos थीटा का फार्मूला लगाते हैं, डबल एंगल वाला फार्मूला लगाते हैं, तो ध्यान रखिएगा जब भी cos थीटा के प्लस में या माइनस में 1 लिखा हो तो हम कोशिश करेंगे वो फार्मूला लगाएंगे cos थीटा का वो फार्मूला लगाएंगे जिससे कि इसको लगाने पर उसके साथ वाला जो 1 है वो कैंसिल हो जाए। तो आप बताओ इस cos थीटा में ये जगह में इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला लगाओ कि यहाँ वाला 1 जो है वो कैंसिल हो जाए। तो 1 कैंसिल करने के लिए यहाँ प्लस का 1 है तो हमको माइनस का 1 चाहिएगा, दैट मीन्स 1 तो नीडेड है। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में तो 1 ही नहीं आ रहा तो ये कैंसिल हो गया। नाउ इन दोनों में से चेक करते हैं कि दोनों में से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करने पर ये 1 हट जाएगा। तो फर्स्ट वाला अगर अपन लगाते हैं तो देखते हैं क्या बनता है, 1 माइनस इस cos थीटा की जगह मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ, देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। इन फॉर्मूलाज को मेंशन ज़रूर करोगे, सिंस आपने ये अप्लाई किया तो यहाँ पर मेंशन करोगे सिंस cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ओके, नाउ जब ब्रैकेट ओपन होगा तो 1 माइनस अंदर सारे साइन चेंज हो जाएंगे तो क्या बनेगा, ये लार्ज ब्रैकेट ले लो यहाँ पर 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। टू साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ना इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 2 1 से 1 कैंसिल, यहाँ पर आया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। we get 2 into 2 4 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब ये वैल्यू किसका चल रहा था, इक्वल टू में हमारा चल रहा था मैग्नीट्यूड ऑफ
ए कैप माइनस बी कैप का स्क्वायर, इसका वैल्यू आया है अभी तक। और हमको क्या चाहिए, ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप, स्क्वायर नहीं चाहिए। तो स्क्वायर जब हटेगा तो क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो पूरे पर अंडर रूट, इधर वाले का स्क्वायर रूट होगा तो 4 का स्क्वायर रूट इज 2, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का रूट क्या होगा, साइन थीटा बाई 2। क्या आ गया, ये नहीं करना चाहते तो आप पूरे पे स्क्वायर रूट भी लगा सकते हो। हमको क्या चाहिए, ओनली साइन थीटा बाई 2, तो यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पर जो मल्टीप्लाई में ये ए कैप माइनस बी कैप के डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या आएगा आपके पास ए कैप माइनस बी कैप। जब भी आपको या तो मैग्नीट्यूड के लिए दो मोड्स जो लाइंस यूज़ की जाती है एज अ मोड वो दी जा सकती है, या फिर सम टाइम ब्रैकेट्स भी यूज़ किए जाते हैं। तो जब ऊपर वेक्टर ना लगा हो पूरे के ऊपर तो समझ जाइएगा वो वहाँ पर मैग्नीट्यूड ही लिखा है। तो ये इस तरीके से जो एक्सप्रेशन आपको लाना था वो आ चुका है, देन आप लिख लेंगे हैंस प्रूव। इसी तरीके से आपके बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसमें गिवन है, आपको बस कंसेप्ट को समझने की ज़रूरत है, बाकी वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। अब जैसे ये हो गया, नेक्स्ट वाले जो एग्जाम्पल्स है आप ट्राई कीजिएगा, नहीं होते तो हम नेक्स्ट क्लास में उनको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।